इनके बारे में हमने स्टडी की थी। और आज बेटा हम अपना एक टॉपिक लेके चलेंगे। इम्पल्स बेटा हमने इम्पल्स का फॉर्मूला पढ़ लिया था, क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने पढ़ ली थी। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा बेटा वो आज हम पढ़ेंगे एक तो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में, एक न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन के बारे में, और एक लिफ्ट के बारे में कि एक अगर कोई आदमी लिफ्ट के अंदर है, अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसका वेट इंक्रीज करता है या डिक्रीज, नीचे आती है तो वेट इंक्रीज करता है डिक्रीज, अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला काम है बेटा आपका अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे और नोट्स अपने साथ के साथ आपको प्रिपेयर करने हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपने पास निकल के आता है न्यूटन थर्ड लॉ। अगर बात करते हैं आज से अपने पास जो निकल के आएगा वो न्यूटन थर्ड लॉ, और न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर बेटा क्या है देखें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू every action there is always equal and opposite reaction। इसके बारे में बेटा आज हम पढ़ेंगे। ये कहता अपने पास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक जो भी एक्शन होता है उसके पीछे बेटा रिएक्शन 100% होता है कि आप जो भी काम करेंगे उसके अपोजिट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन देयर इज ए ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं तो आपको 100% वापिस एक रिएक्शन फोर्स जरूर मिलेगा, और यही बताता है न्यूटन थर्ड लॉ। सपोज दैट अगर हम बात करें इसके लिए, अगर कोई एक बॉडी आपके पास कहे, आपके पास अगर कहे कोई बॉडी ए है, उसके ऊपर अगर कोई बॉडी बी फोर्स लगा रही है तो 100% बेटा जो बी है उसके ऊपर भी फोर्स लगाएगी कौन, ए, और लेकिन अपोजिट के लिए क्या लगा देते हैं, माइनस। ये इसको लिखने का तरीका है बेटा। एफ ए बी का अगर मैं मीनिंग लिखूं यहाँ पे एफ ऑफ ए बी तो क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, या हम यहाँ पे बात करेंगे एफ ऑफ बी तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू, इसका मीनिंग है ये बेटा। ये अगर ए बॉडी के ऊपर फोर्स की अगर बात करते हैं तो फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू फोर्स ड्यू टू बी, और फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू फोर्स ए, ये अपने पास सिचुएशन आती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां से तो क्या सिचुएशन आपके पास निकल के आई, देखो अगर ए बॉडी ने, ये है बेटा आपके पास बॉडी ए, ये है आपके पास बॉडी, ये पहले बेटा दोनों दूर दूर है, अगर ये आपस में कोलिजन करती, क्या करते हैं बेटा आपस में कोलिजन, अगर ये आपस में कोलिजन करती है तो ए किस पे फोर्स लगाएगी, बी पे, और बी किस पे फोर्स लगाएगी, ए पे। तो कहता है फोर्स ऑन ए बी इक्वल एंड अपोजिट इसके फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। तो कहता है कि अगर कोई भी आप एक्शन करते हैं तो उसके पीछे आपको रिएक्शन 100% मिलती है। यही क्या कहता है आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ, और इसको मैथमेटिकल लिखने का फॉर्मूला बेटा इस फॉर्म में आप लिख सकते हो कि फोर्स ऑन बॉडी ए
ए के ऊपर जो फोर्स लगेगा बी के द्वारा, तो उतना ही अपोजिट फोर्स बी पे लगेगा किसके द्वारा, ए के द्वारा, और ये क्या कहलाता है अपने पास, न्यूटन थर्ड। हम इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे बेटा, पहले यहाँ तक की डेफिनेशन प्रत्येक स्टूडेंट उतार ले, यहाँ तक की डेफिनेशन बेटा उतार ले। उतारते ही आप रेज योर हैंड्स। थैंक यू बेटा मोनिका, थैंक यू। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसके प्रूफ की बात करते हैं बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम इसके प्रूफ की बात करते हैं बेटा, तो सपोज दैट, ये लिख ले बेटा साथ के साथ, लेट अस कंसीडर एन isolated system containing of two body A and B along straight line। ये सिचुएशन बेटा आपके पास कहता है, ये आपके पास सिचुएशन है कि A एंड B अलोंग स्ट्रेट लाइन, कि दो बॉडी हैं A और B, दो बॉडी हैं आपके पास A और B, और आइसोलेटेड सिस्टम में है और मूव कर रही है अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। तो सबसे पहले क्या सिचुएशन आपके पास आती है वो देखें। पहले तो आपके पास मीनिंग है कि आइसोलेटेड क्या होता है। आइसोलेटेड की अगर बात करते हैं तो देखो इसका रियल मीनिंग तो होता है आइसोलेटेड मतलब अलग करना, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें कि सपोज दैट, ये बेटा अपने पास समझना है सिर्फ आपको, ये अपने पास कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर में बेटा गैस के पार्टिकल है, ये गैस के, ये गैस के पार्टिकल अपने आप तो बेटा अंदर एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और गैस के पार्टिकल में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में जिग जैग मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, जिग जैग। एक ऐसा मोशन जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती उसको जिग जैग मोशन बोलते हैं, या बेटा इसका दूसरा नाम होता है ब्रोनियन मोशन। क्या नाम देते हैं इसका, ब्रोनियन मोशन। तो क्या बाहर से आप कोई फोर्स लगा सकते हैं, इधर से, ऊपर से, यहाँ से आप कोई भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्या आप कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर की जो आपके बाहर वाली जो दीवार है बहुत हार्ड है, आप इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो इन गैस के पार्टिकल को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो वही सिस्टम क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। जहां एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करें लॉज ऑफ मोशन में और काइनेमेटिक्स की टर्म में, तो जहां एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, जीरो, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, तो नो चेंज इन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इसका दूसरा मीनिंग ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। तो आइसोलेटेड का रियल मीनिंग क्या निकल के आया, या तो अलग करना, या हम काइनेमेटिक्स की टर्म में पढ़े तो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, या आप कह सकते हो ए सिस्टम विच अलोंग अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बेटा अगर जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो आइसोलेटेड का मतलब बेटा यही निकल के आया यहाँ से कि आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमने दो सिस्टम लिए थे, एक सिस्टम हमने ए लिया था और एक अपना सॉरी बॉडी हमने ए ली थी और एक बॉडी हमने क्या ली थी बेटा, बी। इसका अगर हम मानते हैं लेट बॉडी ए एंड बी कोलाइड, वापस में क्या करते हैं बेटा, कोलाइड, एंड दे एक्ट, और वो एक्ट करती है मतलब एक्शन करती है, एंड रिएक्ट ईच अदर।
ये कहता है आपके पास कि जब वो दोनों बॉडी कोलाइड करेंगे, तो देखो सपोज दैट एक बॉडी ये है, एक बॉडी बी है, ये बेटा ऐसे चल रही है, ये भी ऐसे चल रही है स्ट्रेट लाइन। जब ये एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, मतलब एक कोलिजन करेंगे इसको, ठीक है, तो ये बेटा इसके ऊपर एक्ट करेगी, ये इस पे करेगी, और एक दूसरे के ऊपर वापस क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि आपने न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन, जब ये आप इसके ऊपर फोर्स दोगे तो ये वापस आपको क्या देगा, फोर्स देगा। ये बॉडी इसको फोर्स देगी तो ये वापस इसको क्या देगी, फोर्स। तो इसका मतलब एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोनों बॉडी और आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आइसोलेटेड मैंने बता दिया है कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। या हमने आइसोलेटेड का मीनिंग क्या पढ़ा है, या हमने आइसोलेटेड का मीनिंग पढ़ा है कि चेंज इन मोमेंटम है, टोटल चेंज इन मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, 0। दो मीनिंग हमने आइसोलेटेड के पढ़े हैं और दोनों में से आप कोई भी का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊं अकॉर्डिंग to law of conservation of a moment। बेटा जिसका भी ये माइक ऑन है ऑफ कर ले बेटा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर बात करें तो क्या करते हैं, माना लेट डेल P1 बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए में माना डेल P1, लेट डेल P2 बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। लेकिन फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ये मैंने अभी अभी पढ़ा है आपको, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चेंज डेल P1 डेल P2, इन दोनों के खुद के पार्टिकल तो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, 0। ये हम पढ़ चुके हैं। तो पहले वाले में कितना है, डेल P1, दूसरे वाले में कितना, डेल P2, और टोटल चेंज इन मोमेंटम बोलो क्या आ गया, डेल P1 प्लस डेल P2 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, डेल P1 इज इक्वल टू माइनस डेल P2, बोलो क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल P2। जब ये वैल्यू बेटा हमने यहाँ से निकाली है तो इसको और भी लिख सकते हैं, डेल आपके पास P1 और इसको डिवाइड कर दो बोथ साइड डेल T से, यहाँ पे भी माइनस डेल P2 डिवाइड बाई डेल T। हमने दोनों साइड किसे डिवाइड कर दिया, टाइम से, चेंज इन टाइम। देखो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या निकल गया, फोर्स P1 मतलब फोर्स ऑन बॉडी ए, कौन लगा सकता है, B, इसका मतलब यही निकल के आएगा। इसके साथ माइनस डेल P2, किसका मोमेंटम चेंज हुआ है, P2 का, तो फोर्स ऑन बॉडी किस पे लगा है, B पे, लेकिन किसके द्वारा लग सकता है, A के द्वारा, तो फोर्स ऑन बॉडी A। तो इसका मीनिंग हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F ऑफ B इज इक्वल टू माइनस F ऑफ BA। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था बेटा कि हमने दो बॉडी ली है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, और A और B दोनों पहले स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही थी, फिर वो कोलाइड करती हैं, कोलाइड करती हैं तो एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेंगी और रिएक्ट करेंगी, ठीक है बेटा। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा, तो इसका मतलब डेल P1, अगर मान लो कि ए बॉडी पहले, सपोज दैट हम मान सकते हैं ए बॉडी पहले U1 स्पीड से चल रही थी, जब कोलिजन हो गया तो इसका मतलब या तो उसकी स्पीड बढ़ी या उसकी स्पीड घटी, तो उसकी स्पीड हमने कितने मान ली, V1। तो ए बॉडी के अंदर चेंज आया कि नहीं आया मोमेंटम में। ऐसे ही अगर बी बॉडी पहले U2 से चल रही थी और कोलिजन के बाद उसकी स्पीड V2 या तो बढ़ेगी या घटेगी, तो दोनों बॉडी के अंदर मोमेंटम में चेंज आएगा। लेकिन फॉर आइसोलेटेड सिस्टम नेट फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स 0, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू 0। तो डेल P1 पहली बॉडी में चेंज, दूसरा मोमेंटम में चेंज, दूसरा डेल P2 सेकेंड बॉडी के मोमेंटम चेंज, दोनों का टोटल आइसोलेटेड के लिए क्या करोगे, 0। ये बेटा इधर आ जाएगा, दोनों साइड आपने डेल T से क्या कर दिया, डिवाइड, और डेल T से डिवाइड कर दिया तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ बन गया। देखो चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम, बोलो बन गया। तो इसको लिखा F ऑफ AB और इसको क्या लिखा, माइनस F ऑफ BA। और यही बेटा मैंने आपको बताया था कि किस नाम से जाना जाएगा, न्यूटन थर्ड। इसको जल्दी से बेटा राइट डाउन कर लें, जो हमने प्रूव करवाया है
इसको राइट डाउन कर लें। प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है, क्यूरी है तो पूछ सकता है। सर हो गया बेटा? कर लिया सर। थैंक यू बेटा। हो गया सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस सर, हो गया। ओके बेटा। देखो हम सेकंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। इससे पहले हम इसका एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। जैसे हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में इनर्शिया के पढ़े थे, न्यूटन सेकंड लॉ में हमने इम्पल्स के पढ़े थे। थैंक यू ओम प्रकाश बेटे। थर्ड हमने न्यूटन थर्ड लॉ। तो अगर न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल पूछे तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम क्या देंगे? सबसे पहला आपके पास एग्जाम्पल है, ए पर्सन वॉकिंग ऑन ए ग्राउंड। अगर कोई आदमी किसी ग्राउंड के ऊपर चल रहा है, रोड पे चल रहा है, तो वो एग्जाम्पल होता है बेटा न्यूटन थर्ड। कैसे होता है? क्योंकि जैसे ही वो आदमी चलना स्टार्ट करता है बेटा, तो अपने पैर के अगले हिस्से से, पैर के अगले हिस्से से बेटा जमीन को प्रेस करता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अपने जो पंजा है उससे जमीन को क्या करता है? प्रेस। तो इसका मतलब वो वहां पे क्या दे रहा है? एक्शन। क्या कर रहा है? एक्शन। और जो आपका ग्राउंड है बेटा, ग्राउंड है, वो वापिस रिएक्ट करेगा और रिएक्शन करेगा, एक ऐसा फोर्स देगा जिससे आप अपना नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। क्या उठाएंगे? नेक्स्ट स्टेप। तो इसका मतलब आपका जो पहले वाला हिस्सा था पैर का, तो आगे का हिस्सा है, वो उसने क्या किया बेटा? एक्शन। एक्शन किस पे किया? ग्राउंड। ग्राउंड ने आपको क्या दिया? रिएक्शन, वापिस फोर्स दिया, जिससे आपने क्या किया? उस पैर को उठाया और नेक्स्ट स्टेप आपने रखा। इसका मतलब जहां बेटा एक्शन हो और जहां बेटा रिएक्शन हो, तो किसका एग्जाम्पल बनेगा? वो न्यूटन थर्ड लॉ। किसका बनेगा? न्यूटन थर्ड लॉ। दूसरे एग्जाम्पल कह सकते हैं, ए पर्सन स्विमिंग इन ए रिवर। एक आदमी बेटा नदी के अंदर तैर रहा है। तो आपने देखा है जब कोई आदमी नदी के अंदर या नहर के अंदर जहां भी स्विमिंग करता है, तो इसका मतलब वो अपने हाथ पैर हिलाता है। तो जब वो हाथ पैर अपने चलाता है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वहां पे एक्शन। तो आपने देखा वो आदमी अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, पानी को पीछे की तरफ। या आपने नाव को देखा है कि वो उस जो अपने पास हाथ में जो यंत्र होता है, उसके हथियार होता है, उससे पानी को पीछे की तरफ हटाते रहते हैं और नाव किधर चलती बेटा? आगे की तरफ। क्योंकि पानी को जब पीछे हटाएंगे तो वो एक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्शन। और वो पानी वापिस एक ऐसा फोर्स दे रहा है जिससे नाव किधर जा रही है? आगे की तरफ। तो वही इसके अंदर है कि जब वो पर्सन स्विमिंग कर रहा है तो अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ काटता है, वो एक्शन, और पानी वापस उसको एक रिएक्शन फोर्स देगा। तो इसका मतलब वो वहां पे क्या हो जाएगा? रिएक्शन। तो एक पर्सन जब रिवर के अंदर तैरता है, तो इसका मतलब ये भी एग्जाम्पल होता है बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें, ए पर्सन वॉकिंग ऑन ए ग्राउंड, ए पर्सन स्विमिंग इन ए रिवर, या एक बुलेट फायर फ्रॉम ए गन। ए बुलेट फायर फ्रॉम गन। एक बुलेट अगर फायर होती है गन से, तो किसका एग्जाम्पल होता है? तो इसका मतलब जैसे बेटा बुलेट को फायर करते हैं, तो गोली है, बुलेट है, वो तो आगे निकल जाती है, और जो गन है वो वापस बैकवर्ड फोर्स देती है। वापस क्या देती है? बैकवर्ड फोर्स। तो इसका मतलब जो आगे गई गन, बुलेट वो गन के द्वारा आगे गई है, गन ने उसको फोर्स दिया, तो वो क्या हो गया? एक्शन। और जैसे ही बुलेट बाहर निकली है, तो वापिस एक फोर्स हुआ है जो गन को किधर लेके आए? पीछे की तरफ। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों चीज यहाँ पे भी आई है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा बेटा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल बेटा आप उतार लें अच्छे से,
ए पर्सन वॉकिंग ऑन ए ग्राउंड, ए पर्सन स्विमिंग इन ए रिवर, ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन। तीनों एग्जाम्पल। थैंक यू बेटा। हो गया सर। थैंक यू। नेक्स्ट आपके पास देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन। बेटा आपको प्रूफ करना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ है वो एक रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ है वो एक रियल लॉ ऑफ मोशन है, ये बात आपको प्रूफ करना। बेटा ये कैसे हो सकता है कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वही एक रियल लॉ के नाम से जाना जाए? तो कंडीशन क्या होगी, ये प्रूफ करने के लिए हमें दो कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या क्या कंडीशन? फर्स्ट लॉ कंटेनिंग सेकेंड लॉ, पहला तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा बेटा थर्ड लॉ कंटेन इन सेकेंड। अगर न्यूटन के सेकेंड लॉ में अगर आप दोनों लॉ प्रूफ कर देते हैं बेटा, फर्स्ट लॉ भी और थर्ड लॉ भी, मतलब फर्स्ट लॉ कंटेन इन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ इज कंटेन इन सेकेंड लॉ, मतलब पहले लॉ को भी प्रूफ कर दो लॉ में ही है, दूसरे लॉ को भी प्रूफ कर दो ये भी किसके अंदर है, सेकेंड लॉ के अंदर है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है बेटा वो एक रियल लॉ ऑफ मोशन है। क्या है अपने पास एक रियल लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये कंडीशन आप उतार लें एक बार दोनों, फिर हम इसका प्रूफ करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन। ये दोनों कंडीशन हमें बेटा यहाँ पे प्रूफ करनी है, फिर हम इसका प्रूफ करते हैं। डेफिनेशन है या इसका प्रूफ के अंदर हमें दो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ करनी है। उतार लें बेटा इसको। साइज रिड्यूस अगर हम बात करें बेटा सबसे पहले देखें फर्स्ट लॉ, पहला प्रूफ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ कंटेनिंग सेकेंड, पहला लॉ बेटा सेकेंड लॉ के अंदर कंटेन, ये बात हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, वी नो दैट F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। पहली इक्वेशन बेटा हमें पता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ जो अपने पास होता है बेटा, न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करें तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बेटा क्या होता है, बराबर m है। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या होता है, बराबर m। अगर हम सिचुएशन यहां से सबसे पहले ये करें, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, कंडीशन ये लें कि हम जिस बॉडी के ऊपर अपने पास जो बॉडी है या तो वो रेस्ट में बेटा कंप्लीटली या वो मोशन में, और हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। रियल में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता था, F बराबर m में। ये कहां से आया था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन में dt।
इस प्रोपोर्शनल को बेटा क्या लगा दिया था, के की वैल्यू क्या होती है 1, और इसको क्या लिखा जाता था, F इज इक्वल टू के dp अपॉन में dt। देखें, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहीं से निकल के आई थी, F इज इक्वल टू एम ए। तो F यहाँ पे क्या होता था, अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। क्या कह रहा है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो इसका मतलब एम ए इज इक्वल टू वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी जी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो बेटा यस सर बोल रहे हैं एक बार। यस सर। थैंक यू। तो यस सर। यस सर। फर्स्ट लॉ कंटेन इन सेकंड लॉ प्रूफ करने के लिए हमें सेकंड लॉ का यूज किया है बराबर एम ए। तो इसने कहा कि नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, तो इसका मतलब जो ये एफ था बेटा ये एक्सटर्नल फोर्स ही था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, तो ये एफ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0। तो आपको एक बात पता है बेटा कि मास कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, वेट 0 हो सकता है लेकिन मास नेवर भी 0, मास कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बात देखने को मिली, क्या 0 हो सकता है, वे एक्सेलरेशन। एक चीज देखने को मिली कि क्या है एक्सेलरेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है समझने के लिए कि इसने एक टर्म निकल के आई कि F बराबर एम ए, तो एम ए की वैल्यू बेटा 0 है, तो मास कभी 0 हो नहीं सकता। तो 0 किसको होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा बेटा एक्सेलरेशन को। और अगर एक्सेलरेशन 0 होता है बेटा तो इसके दो मीनिंग है, या तो एक्सेलरेशन 0 कब होता है, जब बॉडी एट रेस्ट। बोलो बॉडी किस में होगी, रेस्ट में। यहाँ तक कोई डाउट है कि भाई एक्सेलरेशन 0 कब हो सकता है, जब वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन बेटा क्या हो जाएगा 0, और वेलोसिटी 0 का मतलब बॉडी किस में हो, रेस्ट में। या आपने एक चीज पढ़ी थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन में dt। ठीक है, इस सेकेंड यूनिट में आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन है वो बेटा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बात देखो है कि अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वो मान लो सपोज दैट 5 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, कितने से 5 मीटर। अब आप कितने भी समय के बाद देखो, चाहे 1 मिनट के बाद, 2 के बाद, 5 के बाद, 10 के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, हर बार उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो मतलब डीवी की वैल्यू क्या होगी 0, और डीवी की वैल्यू 0 होगी, तो बोलो एक्सेलरेशन फिर क्या हो गया 0। तो दो कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, या तो बेटा स्पीड क्या हो 0, इसका मतलब बॉडी क्या हो रेस्ट में, या इसका मतलब बॉडी क्या करे यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट स्पीड। किससे करे, यूनिफॉर्मली मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी तो आपने देखा 5 मीटर पर सेकंड, पहले भी शुरुआत में 5 थी, 10 मिनट बाद देखा तो भी 5, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ 0, 5 में से 5 घटाओ कितना आएगा 0, और डीवी की वैल्यू 0, तो बोलो एक्सेलरेशन कितना हुआ 0। तो दो मीनिंग याद रखने बेटा, एक्सेलरेशन 0 का मतलब या तो बॉडी रेस्ट या बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। किससे मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। बोलो यही मीनिंग निकल के आया। अब देखो एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब इट मींस, इसका मतलब दो बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं, बॉडी एट रेस्ट और बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन along straight line with constant velocity। यही दो चीज निकल के आई है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें सबसे पहले तो इस दोनों बातों का मीनिंग यही निकल के आया अपने पास। देखें, या तो बॉडी किस में है रेस्ट में, या बॉडी किस में है मोशन में। ठीक है, ये दो सिचुएशन आपके पास निकल के आई एक्सेलरेशन 0 का मीनिंग। अब एक बात बताओ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये होता था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो किस में रहेगी, रेस्ट में, और कोई बॉडी मोशन में है तो किस में रहेगी, मोशन में, until नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी। जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब या तो बॉडी किस में है रेस्ट में, या बॉडी किस में यूनिफॉर्म मोशन में along a straight line with constant velocity until
नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी। इसका मतलब ये कौन सा लॉ हो गया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बोलो लिख के क्या चले थे? न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ लिया जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या लिया हमने? जीरो। इसका मतलब एम इज इक्वल टू क्या है? जीरो। मास कभी जीरो हो नहीं सकता। किसको जीरो होना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब मैंने बहुत डीपली आपको बता दिया है। ये दो मीनिंग, या तो बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती जाएगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। और ये मीनिंग कौन बताता था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या बॉडी मोशन में। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि न्यूटन के सेकंड लॉ में कौन सा लॉ एग्जिस्ट करता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बोलो कौन सा करता है? न्यूटन का फर्स्ट। इस कंसेप्ट में किसी को डाउट है तो बताओ, जल्दी से उतार लें बेटा इसको। जिसका भी माइक ऑन है बेटा वो ऑफ कर लें। समझ में आ गया बेटा? यस सर, उतार लिया सर। यस सर। थैंक यू। अब इस दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास क्या आती है वो देखेगा। दूसरी स्टेटमेंट ये प्रूफ करनी है न्यूटन थर्ड लॉ कंटेन्स इन सेकंड। दूसरा कहता है कि न्यूटन थर्ड लॉ है वो भी किसके अंदर? न्यूटन सेकंड। तो हम बात कर लेते हैं इसके लिए भी। सबसे पहले हमने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो ली थी। इसका मीनिंग मैंने आपको बेटा बखूबी बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो, इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, या हम कह सकते हैं नेट चेंज इन मोमेंटम जीरो। दो ही बात हमने यहाँ पे पढ़ी थी। तो अगर मैं यहाँ पे भी ले लूँ फिर दोबारा से, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम बात करते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, टू बॉडीज A and B move along a straight line. They collide with each other. वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? कोलाइड करती हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आइसोलेटेड का मतलब बेटा या तो नेट चेंज इन मोमेंटम जीरो, या हम कह सकते हैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो। तो दो बॉडी अगर चल रही थी स्ट्रेट लाइन, कुछ देर बाद बेटा वे कोलाइड कर गई। कोलाइड करेगी तो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगी? फोर्स। सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ पे ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये चल रही थी, एक बॉडी ये चल रही थी, दोनों कुछ देर बाद एक कोलाइड कर गई तो एक किस पे फोर्स लगाएगी? बी पे, और बी किस पे फोर्स लगाएगी? ए पे। यही कंसेप्ट हमने बताया है। अब हम बात करें कि जब ये कंडीशन हमने पढ़ी है यहाँ से कि ए फोर्स लगाएगी बी पे, बी फोर्स लगाएगी ए पे, तो देखें मैं लिख सकता हूँ यहाँ से आसानी से कि क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, तो क्या लिख सकते हैं? डी पी ए बटा। बोलो प्रत्येक विद्यार्थी को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा एक बार यस सर जरूर बोलना। यस सर। थैंक यू बेटा, यस सर। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब मैं पढ़ चुका हूँ कि F इक्वल्स टू dp अपॉन dt का मतलब क्या होता है कि फोर्स अप्लाई करना मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो अगर ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगा किसके कारण बेटा? बी के कारण, तो ए का मोमेंटम चेंज होगा। किसका चेंज होगा? ए का। तो मैंने लिख लिया dpa अपॉन में dt। सेम कंडीशन दूसरी, अगर बी के ऊपर फोर्स लगेगा तो लगाने वाला कौन है? ए है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलो बोलो बेटा कोई भी विद्यार्थी क्या लिख सकते हैं इसको? डीपीबी। dp डिवाइडेड बाई dt। बोलो समझ में आ गया बेटा? तो ए का मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स ए पे लगेगा,
बी का मोमेंटम चेंज होगा तो मतलब फोर्स बी पे लगेगा, लगाने वाला दूसरा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल फोर्स की। तो देखो बेटा एफ ऑफ ए बी, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए, ठीक है बेटा, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमें एक बात का पता है, एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए, हम इन दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं। तो एफ ऑफ ए बी की बात करें तो ये है बेटा आपके पास डी पी ए बटा डी टी, ठीक है बेटा। एफ ऑफ बी ए की वैल्यू बोलो कितनी है, डी पी बी डिवाइडेड बाई कितनी है, डी टी। अब देखो डी बटा डी टी को थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बोलो क्या लिख सकता हूँ, पी ए प्लस का, बोलो यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। कुछ नहीं किया, हमने दोनों फोर्स को क्या किया है, सम किया है, एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए। तो हमने ये दोनों वैल्यू है जो इनके सामने लिखी हुई है, ये वैल्यू इन दोनों को ऐड किया है। इस बात की हम बात करते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसकी बात करें बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। बोलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आइसोलेटेड सिस्टम का बोलो मीनिंग क्या होता है, कोई भी बच्चा बताइए मेरे को एक बार। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम हम कहाँ यूज करते हैं बताइए, एनीवन स्टूडेंट। No external force applied. हाँ शाबाश, या तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो बेटा, जीरो, या एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो तो चेंज इन मोमेंटम भी बोलो क्या हो जाएगा, जीरो। दो ही कंडीशन होती है आइसोलेटेड की, क्या क्या होती हैं, या तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो, जीरो, ठीक है, या चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो, जीरो। तो एक बात मेरे को अच्छे से बता पाएंगे, एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए इज इक्वल टू, तो ये चीज चेंज इन मोमेंटम है कि नहीं है, टोटल देखो ए का और बी का, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम बोलो किसके बराबर होगा, जीरो, क्योंकि सिस्टम कैसा ले रहे हैं हमें, आइसोलेटेड, बोलो कैसा ले रहे हैं, आइसोलेटेड। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी ए, बोलो क्या निकल के आया, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट बेटा, प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छे से आएगा। इसको जल्दी से बेटा राइट डाउन कर ले क्योंकि अपने पास टाइम कम बचा है क्लास में बेटा, 7-8 मिनट का टाइम बचा है, इसको राइट डाउन करें बेटा फर्स्ट। कोई क्यूरी है तो मेरे से पूछ। बेटा जितने भी आपके भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं जो लाइव क्लास में नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं गए हुए हैं या कुछ ऐप की किसी के पास प्रॉब्लम है, तो बेटा उसको जल्दी से रिजोल्व करके और लाइव क्लास का लाभ उठाएं। बेटा आपको ऐसे फील करना है कि जैसे हम क्लासरूम के अंदर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप और हम इंटरेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर। आप भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं। हाँ थैंक यू बेटा। तो प्रत्येक विद्यार्थी, सर हो गया। थैंक यू बेटा। तो प्रत्येक विद्यार्थी दिल की अनंत गहराइयों से रिक्वेस्ट है कि लाइव क्लास के अंदर जरूर से जरूर आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास के अंदर, क्योंकि बेटा अपने पास यही एक ऑप्शन बचा है, सिर्फ पढ़ाई का, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम यहीं पे ही लाइव इंटरेक्ट करके अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि हम क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? बेटा जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझ पा रहे हैं? थैंक यू बेटा। आप सभी ने यहाँ तक उतार लिया है? यस सर। सर जिन बच्चों ने नहीं, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। यस सर। थैंक यू बेटा। तो इसके अंदर बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था कि हमें एफ ऑफ ए बी निकाला है, एफ ऑफ बी ए निकाला है, दोनों को सम किया है। सम करने के बाद हमने सिर्फ डी बटा डी टी को बाहर लिया है, और आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन होती है कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट फोर्स की वैल्यू जीरो या चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, जीरो। दो सिचुएशन आपके पास होती हैं, और ये वैल्यू आपके पास निकाल के यहाँ से किसके बराबर रख दिया, जीरो। तो एफ ऑफ ए बी किसके बराबर बन जाएगा, माइनस एफ ऑफ बी ए के।
थैंक यू बेटा मनमोहित। अब हम इसी के अंदर 2-3 मिनट का डिस्कशन है, नया टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, अपना खत्म नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़े थे, आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर या न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थर्ड जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो बेटा आज हमें पढ़ाना था लेकिन टाइम कम है, वो हमें ये पढ़ाना था a period weight of a man in a lift। एक आदमी जब लिफ्ट में चलता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो उसका वेट है वो इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, उसको नाम देते हैं हम अपीरियंट वेट के नाम से। लेकिन ये आज हम नहीं पढ़ पाएंगे। इससे कि पहले हम कुछ एग्जांपल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो मेरा प्रत्येक विद्यार्थी कोई भी बताए कि ए carpet is beaten by stick, then dust particle fall down। बताइए किसका एग्जाम्पल है बेटा? एनीवन स्टूडेंट? इनर्शिया। इनर्शिया, कौन से इनर्शिया का बेटा? Inertia of force. Inertia of बेटा थैंक यू। ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल Inertia of motion. इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा, ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं, मोशन में नहीं जाना चाहते। तो मोशन का जो अपोज करेगा वो बेटा आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगा, जो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं। सबसे पहले ए क्रिकेट प्लेयर lower his hands while catching the ball। बताओ किसका एग्जाम्पल है बेटा? Newton's second law. न्यूटन सेकंड लॉ, या न्यूटन सेकंड लॉ ऑप्शन में ना मिलते हैं तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं? इम्पल्स। बोलो क्या आ जाएगा? इम्पल्स का। ठीक है, इम्पल्स का कौन बच्चा इम्पल्स की यूनिट बताएगा बेटा? इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या होती है मोनिका बेटा? एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स बताएं, हम थोड़ा रिवीजन करवा रहे हैं बेटा आपका। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होती है? बोलो बेटा। अरे इतने टाइम में तो निकाल लेते। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और फोर्स का क्या हो जाएगा यूनिट? न्यूटन, और टाइम की सेकंड। इम्पल्स की क्या बनी जाएगी? न्यूटन सेकंड। ठीक है बेटा, हाँ ये आपके पास न्यूटन। इम्पल्स किसके बराबर हो सकता है? दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था? चेंज इन मोमेंटम। बोलो किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। change in momentum। थैंक यू बेटा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में बेटा हम आगे पढ़ेंगे। जितना हमने पढ़ाया है इसको रिवाइज जरूर करें बेटा। थैंक्स फॉर